जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड क्लास 10th से संबंधित ज्योग्राफी का इकाई 4 है परिवहन, संचार एवं व्यापार। इससे संबंधित आपके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं उन सभी क्वेश्चन आंसर को एक ही वीडियो में कवर किया जाएगा। आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज का मेन थॉट्स है, ना थके कभी पैर हमारे, ना हिम्मत मैंने हारी, जब तक जिंदा हूँ तब तक सफ़र है जारी। चलिए इसी सुविचार के साथ हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, परिवहन संचार, यह वही बुक है बिहार बोर्ड से संबंधित। बिहार बोर्ड में जो आपके विद्यालय में चलता है वही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको इन सभी प्रश्नों का आंसर इस वीडियो में दी जाएगी। आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे सारे क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यदि आप इससे पहले के वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के क्लिक करके उन वीडियो को भी देख सकते हैं, सभी का लिंक दे दिया गया है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका अभ्यास के प्रश्न का आज का आपका पहला प्रश्न दिया गया है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। ठीक है दोस्त, तो इसका ऑप्शन है, क में ऑप्शन दिया गया है 2.42 लाख किलोमीटर, और ख में है 1.46 लाख किलोमीटर, ग में है 3.88 लाख किलोमीटर और घ में है 5.78 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्त, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी कि 2.42 लाख किलोमीटर था स्वतंत्रता के समय। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में आपका कहा गया है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है। यहाँ पे पक्की सड़क पूछा गया है, तो इस आधार पर अगर हम बात करें तो आपका ऑप्शन दिया गया है, क में बिहार, ख में महाराष्ट्र, ग में तमिलनाडु और घ में केरल। ठीक है दोस्त, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन ख, महाराष्ट्र में पक्की सड़कों की संख्या ज़्यादा है, लंबाई ज़्यादा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका 3 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सड़कों का एक वर्ग नहीं है। सड़कों का एक वर्ग नहीं है यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है दोस्त, तो आपका ऑप्शन क में है पूर्व पश्चिम गलियारा, ख में है एक्सप्रेस वे और ग में है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग और घ में है सीमांत सड़कें। तो वैसे तो आपको 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे ही बता सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन ग, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग। ये क्या है, ये सड़क नहीं है, ये महामार्ग है। ठीक है दोस्त, यहाँ पे 3 रूट से एक ही जगह पे आकर के स्वर्णिम चतुर्भुज उसे ही कहा जाता है, 3 तरफ से आकर के एक जगह पे मार्ग मिलती है, इसलिए इसे महामार्ग कहा जाता है। आपका 4 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है। यानी कि जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किस राज्य में, यानी कि किस शहर में, सब कोलकाता और दिल्ली दिया गया ऑप्शन में, तो इसमें से कहाँ पे मेट्रो सेवा उपलब्ध है। तो आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करेंगे तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क। ठीक है, कोलकाता और दिल्ली में आप जानते ही होंगे कि यहाँ पे मेट्रो है। अगर अभी की बात करें तो इन सभी जगहों पर मेट्रो हो चुका है। चलिए, आपका 5 नंबर प्रश्न में कहा गया है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया। ठीक है दोस्त, आपका 5 नंबर प्रश्न VVI है, आप इसे वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्नों में से एक है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन घ। ठीक है, 2005 ईस्वी। चलिए, आपका 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग। यहाँ पे देखिएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। आपका ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन क में है 1986 ईस्वी, ऑप्शन ख में है 1988 ईस्वी, ऑप्शन ग में है 1985 ईस्वी और ऑप्शन घ है 1989 ईस्वी। दोस्त, यदि आपको आंसर पता है तो आप पहले कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, ऑप्शन बोलते समय ही आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन क, यानी 1986 ईस्वी। चलिए, 7 नंबर प्रश्न पे आ जाते हैं, इंदौर पत्तन किस राज्य में स्थित है। आपका प्रश्न में कहा गया है, तो इंदौर पत्तन के लिए ऑप्शन दिया गया है, क में गुजरात, ख में गोवा,
ग में तमिलनाडु, घ में कर्नाटक। तो दोस्त आपको बता दें कि इंदौर पतन जो है तमिलनाडु में पड़ता है। आपका ऑप्शन ग आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। आपका 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। अगर हम बात करें डाक क्षेत्रों की, ठीक है दोस्त, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ऑप्शन क में है 7 डाक क्षेत्र, ख में है 5, ग में है 6 और घ में है 8। तो दोस्त आपका 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा 8 ही। इत्तेफाक बस इसका आंसर 8 ही डाक क्षेत्रों में बांटा गया है। 8वां जो है वह आर्मी से संबंधित है, ठीक है। चलिए 9 नंबर प्रश्न की बात करें हम, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है, यानी कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित किया गया है अब तक। तो यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ऑप्शन क में है 10, ऑप्शन ख में है 7, ऑप्शन ग में है 15 और ऑप्शन घ में है 5। तो देश में अगर कुल मिलाकर के बात करें तो 7 जो क्षेत्र है आर्थिक क्षेत्र विकसित किए गए हैं। 10 नंबर प्रश्न में कहा गया है फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा तो आपको ऐसे ही बिना ऑप्शन के बता दीजिएगा। तो फाल्टा विशेष क्षेत्र कहाँ पे स्थित है दोस्त, तो पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका जो प्रश्न है वो लघु उत्तरीय प्रश्न पे आ चुके हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न में पूछा गया है भारत में सड़कों के प्रादेशिक विवरण का वर्णन कीजिए, यानी कि वर्णन प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए इसका आंसर शीट आप भर लीजिए। दोस्त आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं, नए विजिट कर रहे हैं और आपको ये लगे कि यह चैनल हमारे लिए हेल्पफुल है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे और बेल आइकन दबाना ना भूलेंगे, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है, घंटी का बटन। तो चलिए आंसर शीट भरिए। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से महाराष्ट्र देश में प्रथम स्थान पर है। यहाँ 2.70 लाख किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। दूसरे स्थान की अगर बात करें तो दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश एवं तीसरे स्थान पर उड़ीसा है। यहाँ क्रमशः 2.47 लाख एवं 2.36 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें हैं, ठीक है, यहाँ पे लंबी होगा। आगे बात कर ले, पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला राज्य लक्षद्वीप है। यानी आपको पक्की सड़कों की सबसे कम लंबाई वाला क्षेत्र की पूछ दे तो कहाँ पे है, तो लक्षद्वीप में है। यहाँ मात्र 1 किलोमीटर लंबी पक्की सड़कें हैं। सड़कों के घनत्व की दृष्टि से केरल, गोवा, यहाँ पे देखिएगा गोवा द्वितीय और उड़ीसा तृतीय स्थान पर आता है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर भारत की अगर हम बात करें तो उत्तर भारत में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व पंजाब में है, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल का स्थान आता है। उत्तर पूर्वी राज्यों में त्रिपुरा प्रथम एवं नागालैंड दूसरे स्थान पे आते हैं। पूरे देश में सड़कों का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पे है, तो दिल्ली में है दोस्त। ये आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है, दिल्ली में। अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। आपका 2 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा, भारतीय रेल परिवहन की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसका आंसर शीट भर लीजिए। लिखिएगा दोस्त, आप पॉइंट बना करके ऐसे लिखेंगे 1 2 3 ऐसे कर करके, ठीक है। तो चलिए आंसर भरिए। 2 बड़े शहरों एवं महानगरों के बीच तीव्र गति से चलने वाली राजधानी एवं शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। दूसरा कारण में माल ढुलाई से लेकर के माल ढुलाई के लिए प्राइवेट कंटेनर एवं वैगन मालगाड़ी में लगाई जा रही है। आगे बात करें, ये वैगन जो आप समझ रहे हो वो वैगन नहीं है, कंटेनर एवं वैगन यानी कि उसमें एक प्रकार को माल ढुलाई से संबंधित कुछ चीज़ है वो लगाया जा रहा है। तीसरा बात करें, ट्रेनों की दुर्घटना को रोकने के लिए इंजनों में एसीडी की व्यवस्था की गई है। एसीडी एक प्रकार की है यंत्र है जो ये बताता है कि ट्रेन एक्सीडेंट होने से बच सके, यानी कि दुर्घटित न हो। अगला है 1 अगस्त 1947 से रेल मंत्रालय ने रेल यात्री बीमा योजना भी शुरू कर दी है, जिसके तहत लगभग 4 लाख रुपये की राशि दिया जाता है। जिनके पास टिकट होगा, जो यात्री टिकट
लेकर के चढ़े होंगे और उनका किसी कारणवश दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो उनके परिजनों को 4 लाख रुपये की राशि दी जाएगी। अगला है कोलकाता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल के तहत भूमिगत रेल सेवा दी जा रही है, यानी कि कोलकाता में भूमि के अंदर भी मेट्रो की सेवा दी जा रही है। गोवा की अगर बात करें हम नेक्स्ट टॉपिक बना के लिखेगा, गोवा महाराष्ट्र केरल एवं कर्नाटक के बीच 760 किलोमीटर लंबी कोकण रेल परियोजना के तहत चलाई जा रही है, यानी कि यहाँ पे गोवा महाराष्ट्र और केरल कर्नाटक के बीच में 760 किलोमीटर लंबी कोकण रेल के नाम से यहाँ पे रेल चलाई जा रही है। इस मार्ग पर देश की सबसे लंबी रेल सुरंग जो कि 6.5 किलोमीटर रत्नगिरी के निकट है। आगे हम बात करें, राजस्थान में शाही रेलगाड़ी पैलेस ऑन व्हील्स तथा महाराष्ट्र में डिकन ऑडेक्सी रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही है। यानी यहाँ पे आप ध्यान देंगे कहाँ पे कौन सी रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही है। तो अगर हम बात करें राजस्थान में शाही रेलगाड़ी जिसे क्या कहा जाता है, पैलेस कहा गया है, ठीक है, ऑन व्हील्स, पैलेस ऑन व्हील्स, यहाँ से यहाँ तक आप थोड़ा सा एक नज़र देंगे। तथा महाराष्ट्र में डिकन ऑडेक्सी रेलगाड़ियाँ चलाई जा रही है। आगे हम बात करें, पर्वतीय भागों में स्थित पर्यटक स्थलों पर पहुँचने के लिए तथा मनोरंजनपूर्ण यात्रा के लिए नैरा गेज एवं स्पेस गेज वाली रेल चलाई जा रही है। इसमें शिमला, ऊटी, माउंट आबू, दार्जिलिंग आदि की रेल सेवा शामिल है। दोस्त आपको पता होगा कि इन क्षेत्रों में ट्रेन बहुत धीरे चलती है। क्यों चलती है? इतनी धीरे जैसे कि लगेगा कि बैलगाड़ी चल रही है। यहाँ पे जो है, जैसे कि अगर ऊटी की बात करें, माउंट आबू, दार्जिलिंग की बात करें, तो यहाँ पे ट्रेन इसलिए धीरे चलाई जा रही है क्योंकि वहाँ पे दृश्य जो होते हैं, दृश्य देखने वाले होते हैं, मनभावक होते हैं। इसलिए लोगों को देखने के लिए खिड़कियाँ और दरवाजे खुले होते हैं। लोगों को उस दृश्य को देखने के लिए ट्रेन बहुत धीरे धीरे चलती है। बहुत लोग तो उसमें काफ़ी वीडियो भी बना लेते हैं। अगला हम बात करें, यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी रेलगाड़ी की यानी रेल प्रणाली है। विश्व की सबसे अधिक विद्युतीकृत रेलगाड़ियाँ रूस के बाद भारत में ही चलाई जाती है। ठीक है दोस्त, चलिए ये क्वेश्चन आपका ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 3 नंबर, भारत के विभिन्न डाक चैनल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, यानी डाक चैनल के बारे में आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके हम डाक चैनल के बारे में भी संक्षिप्त में लिख लेते हैं। लिखिए दोस्त आंसर, राजधानी चैनल नई दिल्ली से 5, यहाँ पे लिखेंगे नई दिल्ली से 5 विशेष राज्यों की राजधानी के लिए यह डाक सेवा है, जिसके लिए पीले रंग की पत्र पेटियाँ प्रयोग में लाई जाती है। अगला लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, मेट्रो चैनल क्या होता है, बेंगलुरु, यानी 5 पॉइंट आपको लिखना है ना, तो वही है। मेट्रो चैनल में लिखेगा बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई एवं हैदराबाद के लिए यह डाक सेवा है। इसके लिए नीले रंग वाली पत्र पेटिया का उपयोग किया जाता है। ग्रीन चैनल में देख लीजिए, ग्रीन चैनल में लिखेगा स्थानीय पिन कोड अंकित डाक पत्रों को हरे रंग वाली पत्र पेटिया में डाल दिया जाता है। दस्तावेज चैनल की अगर हम बात करें तो दस्तावेज चैनल जो होता है वह समाचार पत्रों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, समाचार पत्रों एवं विभिन्न पत्रिकाओं को भेजने के लिए यह बड़े पैमाने पर व्यावसायिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए है। और व्यापारिक चैनल जो होता है यह छोटे पैमाने पर ये विस्तृत होता है। यह छोटे पैमाने व्यापारिक संगठनों के डाक पत्रों के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं और ये जो है सबसे ज़्यादा इसी का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। अब आपका 4 नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं, जो कि कहा गया भारत की निर्यात एवं आयात वाली वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर शीट आप भर लीजिए दोस्त। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही हो, और ऐसा है तो एक लाइक तो बनता है दोस्त, एक लाइक जरूर करेंगे। निर्यात की जाने वाली वस्तुएं जैसे कि इंजीनियरिंग सामान, पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न और आभूषण, रसायन एवं संबंधित वस्त्र उद्योग से संबंधित वस्त्र, कृषि से संबंधित
कृषि उत्पाद जैसे चीनी, सोयाबीन, ये सभी प्रोडक्ट, चिप्स वगैरह बहुत सारे हो सकते हैं। अयस्क एवं खनिज इत्यादि इसमें शामिल है। ठीक है, आयात की जाने वाली वस्तुएं, अब कौन कौन सी चीज़ आयात की जाती है, जैसे कि पेट्रोलियम हमारा देश मंगाता ही है पेट्रोलियम। इसके बाद इससे संबंधित उत्पाद जैसे मशीनरी चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना और चांदी, उर्वरक, रसायन, लौह, धातुएं एवं अन्य सामान भी भारत सरकार आयात करता है, जैसे कि मोबाइल, ये सभी चीज़ इसी में शामिल है। आपका 4 नंबर प्रश्न को हमने पूरा कर दिया। अब 5 नंबर प्रश्न पे आते हैं, जो कि कहा गया है भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में लिखना है। तो चलिए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। चलिए दोस्त, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या फर्स्ट यानी 1 में देख लीजिए क्या क्या है। यह इलाहाबाद से हल्दिया के बीच में 1620 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी यहाँ तक ये राष्ट्रीय राजमार्ग लंबा है इतना, यानी इसकी लंबाई पूछ देता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या N1 यानी कि NH1 इसे बोल दिया जाता है, NH1 भी बोला जाता है। ठीक है, यानी कि नेशनल हाईवे। NH का फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे। अब NH2 के बारे में हम अगर बात करें, NH2, तो यह जो है यह सदिया से ध्रुवरी, देखिएगा यह सदिया से ध्रुवरी तक 891 किलोमीटर की लंबाई में ब्रह्मपुत्र नदी में विकसित है, यानी कि यहाँ तक ये विकसित किया गया है। इसका उपयोग भारत और बांग्लादेश के साझेदारी में होता है। यहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में पूछ दिया जाएगा कि किस राष्ट्रीय राजमार्ग के से भारत और बांग्लादेश के बीच में फैला हुआ है, तो ये राजमार्ग संख्या 2 हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग, सॉरी दोस्त यहाँ पे जल मार्ग है, हम राजमार्ग बोल दिए हैं, इसके लिए खेद है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 3 जो कोलन से कोट्टापुरम में 2005 किलोमीटर लंबा है। यह जलमार्ग चंपाकारा तथा उद्योग मंडल नहरों सहित पश्चिमी तट तक नहरों में विकसित है। ठीक है, अगला हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4। यह गोदावरी कृष्णा नदियों के सहारे 1095 किलोमीटर में फैला है। पुडुचेरी काकीनाडा नहर के सहारे यह राजमार्ग आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में फैला है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5, यह जल मार्ग उड़ीसा राज्य में ईस्ट कोस्ट करनाल, मटाई नदी, ब्रह्माणी एवं नदियाँ एवं महानदी डेल्टा के सहारे में 623 किलोमीटर की लंबाई में विकसित किया जा रहा है। ठीक है दोस्त, आपको यहाँ पे NH हम बता दें दोस्त, ये NH नहीं है, ये NH नहीं है, ये राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या है। ठीक है, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे। चलिए दोस्त, अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पे हम आ चुके हैं, जो कि आपका पहला प्रश्न में पूछा गया भारत के राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताओं का वर्णन करें, यानी कि भारत में जो राष्ट्रीय व्यापार होता है किस प्रकार से होता है, इसी के बारे में बताना है। तो चलिए एक एक करके हम आंसर शीट देख लेते हैं। चलिए दोस्त, आप आंसर शीट भरिए। भारत का एक आप 1 2 3 वैसे ही टॉपिक बना के लिखेंगे। भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न नए नए देशों में बढ़ता जा रहा है और नए नए बाजार बनाते जा रहा है। लगभग 95% विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग के द्वारा होता है भारत के साथ। केवल नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ ही स्थल मार्ग और नदियों के द्वारा ही व्यापार होता है, क्योंकि ये बहुत ही पड़ोसी देश है। समुद्री द्वारा अधिक व्यापार होने के कारण इन देशों में बंदरगाह का महत्व बढ़ता जा रहा है। अगला बात करें हम, निर्यात की वस्तुओं की संख्या तथा मात्रा में दिन दूनी रात 3 गुनी करके मैंने बहुत ज़्यादा वृद्धि होती जा रही है। निर्यात के साथ साथ आयात व्यापार भी बढ़ता जा रहा है। कृषि के सामान तथा औद्योगिक उत्पादों में वृद्धि होने से अनुकूल व्यापार संतुलन की प्रवृत्ति स्पष्ट होती जा रही है। देश में इंजीनियरिंग वस्तुओं जैसे कि साइकिल, सिलाई मशीन, बिजली के पंखे इत्यादि का उत्पादन बढ़ रहा है और इन वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हो रही है। अगला बात करें, भारत का विदेशी व्यापार में भारत में प्रति व्यक्ति आय
विकसित देशों की तुलना में बहुत ही अभी भी कम है, कम देखी जा भी रही है। भारत का विदेशी व्यापार व्यापारिक समझौता के अनुसार ही होता है। भारत का विदेशी व्यापार प्रधान कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, कोचीन, प्रायद्वीप प्रदीप यानी कि प्रायद्वीप यहाँ पर होगा, कंडला तथा विशाखापट्टनम बंदरगाह से ही होता है। वर्तमान समय में भारत में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। परिणाम स्वरूप सूचना प्रौद्योगिकी में व्यापार से भी भारत अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ठीक है दोस्त, आप 5 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न समझ चुके होंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम है, ये इसमें से किसी भी क्वेश्चन को समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा उसे हम दूसरे वीडियो में आपको समझा दें। आपका 2 नंबर प्रश्न कहा गया है, भारत में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की सड़कों का विस्तृत विवरण दीजिए। चलिए दोस्तों, आंसर लिखिए। नागपुर सड़क योजना के द्वारा देश में सड़कों को 4 प्रकार यानी 4 वर्गों में डिवाइड किया गया है। पहला, राष्ट्रीय राजमार्ग, इसे ही NH कहा जाता है दोस्त, यहीं वहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया था, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग यह देश के विभिन्न प्रांतों को आपस में जोड़ने का काम करता है। इस दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH7 सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। वाराणसी, जबलपुर, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलुरु एवं जम्मू होते हुए कन्याकुमारी तक यह NH7 जाता है, जिसकी कुल लंबाई की अगर बात करें तो 2969 किलोमीटर है। पूछ देगा NH7 की लंबाई कितनी है, तो 2969 किलोमीटर है। देश में कुल 228 राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिनकी कुल लंबाई 66,590 किलोमीटर है। सड़कों की कुल लंबाई का यह मात्र 2% है। यातायात के 40% भाग को यह ढोता है। ठीक है, आगे हम बात करें 2 नंबर में राजमार्ग। राजमार्ग ये देखिए, ये राज्यों की राजधानियों को विभिन्न जिला मुख्यालयों से जोड़ता है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई होती है। देश में ऐसे सड़कों की लंबाई कुल सड़कों की मात्रा का 4% होता है। 3 नंबर में जिला सड़कें, यह राज्यों के विभिन्न जिला मुख्यालयों तथा शहरों को मिलाने का काम करती है। इसकी कुल लंबाई सड़कों में अगर बात करें तो यह मात्र 14% तक है। ठीक है, चौथा टॉपिक में लिखेंगे ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें क्या होती है देख लीजिए, यह विभिन्न गांवों को जोड़ने का काम करती है, यानी एक गांव से दूसरे गांव तक ये जाती है। इसके अंतर्गत देश की कुल सड़कों का मात्र 80% भाग इसी में शामिल होता है, जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया है इसे। आगे हम बात करें 5वां जो लास्ट है, सीमांत सड़कें। राजनीतिक एवं सामरिक दृष्टि से सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण आवश्यक है, यानी कि सीमा वाले क्षेत्र में सड़कों का निर्माण किया जाना बहुत ही आवश्यक है। इनका निर्माण एवं रखरखाव की सीमा सड़क संगठन ही करता है, जिसका गठन 1960 में किया गया था। ये आप याद रखेंगे, सीमा सड़क संगठन का गठन कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। ठीक है, इन्हीं सड़कों के माध्यम से सीमा पर सैनिकों के लिए आवश्यक सामानों को भेज दिया जाता है, जैसे कि रसद या फिर बंदूकें या हथियार भी। चलिए अब आपका 3 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। कहा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन एवं संचार संसाधनों की महानता को लिखना है। चलिए दोस्त आंसर लिखिए। परिवहन एवं संचार के माध्यम द्वारा किसी भी क्षेत्र या राष्ट्र के समुचित विकास में परिवहन एवं संचार के साधन आधार का काम करती है। ये साधन उत्पादन एवं उपभोग अथवा मांग एवं आपूर्ति के बीच संबंध स्थापित करते हैं, इसलिए इन्हें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा भी कहा जाता है। दोस्तों, यदि आपको ऐसा लगे कि यह वीडियो हम ज़्यादा फास्ट बोल रहे हैं, तो आप इसे रोक रोक करके लिखेंगे। ये भी बात कोई बताने वाला नहीं है। परिवहन के साधन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि ये कच्चे माल को निर्माण स्थल पर एकत्र करते हैं। अगला,
परिष्कृत उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाते हैं। यह देश की रक्षा में लगी हुई सेनाओं के लिए आहार, गोला बारूद और अन्य आवश्यकता सामानों की आपूर्ति करता है। बड़ी मात्रा में खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक सामग्रियों को आवश्यक स्थानों पर पहुंचाता है। संचार के साधनों का महत्व निम्नलिखित है। इसका महत्व में लिखेंगे, पारिवारिक गतिविधियों की सूचनाओं का आदान प्रदान होता है जिससे व्यापार में सहायता मिलती है। इसके बाद बाढ़, तूफान, आतंकी गतिविधियों से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाने में एवं उनके द्वारा प्रति जागरूक अथवा सचेत करने में संचार के साधनों का उल्लेखनीय योगदान है। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न पे आ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि आपका लास्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का है। 4 नंबर में कहा गया है, भारत में पाइपलाइन परिवहन के बारे में लिखना है। पाइपलाइन परिवहन का वर्णन कीजिए। पाइपलाइन परिवहन का उपयोग मुख्यतः तरल पदार्थों जैसे कि पेट्रोलियम के साथ गैसों के परिवहन के लिए तथा दूध के परिवहन के लिए भी किया जा सकता है। पाइपलाइन के द्वारा मरुस्थलों, जंगलों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानी और यहाँ तक कि समुद्र के नीचे से होकर भी परिवहन किया जाता है या किया जाना संभव है। भारत में पाइपलाइन का आविष्कार मुख्यतः तेल एवं प्राकृतिक गैस उद्योग पर ही निर्भर है। देश में कच्चे तेलों को उत्पादन क्षेत्रों से शोधशालाओं तक तथा शोधशालाओं से उत्पादन को बाजार तक पाइपलाइन के माध्यम से भेजा जा सकता है। आजकल ठोस पदार्थों जैसे खनिज का तरल अवस्था में परिवर्तित करके पाइप के माध्यम से पहुंचाया जा सकता है। जैसा कि अगर हम बात करें गैस को, तो पाइप के माध्यम से अब आपके रसोई घर तक डायरेक्ट पहुंचाया जा सकता है। दूध को पहुंचाया जा सकता है, लेकिन दूध उतना होना चाहिए या फिर गैस उतना होना चाहिए या फिर तेल उतना होना चाहिए। आने वाले भविष्य में तेल भी घर घर पहुंचाया जाएगा पाइपलाइन के माध्यम से। देश में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्रों में वृद्धि तथा आयात में वृद्धि के साथ ही पाइपलाइन मार्ग का विस्तार होने लगा है। देश में पश्चिम भागों में इसकी सघनता अधिक है। सन 1985 तक देश में पाइपलाइनों का कुल विस्तार 6535 किलोमीटर था, जो कि 2004 तक यह 18,546 किलोमीटर हो गया है। भारत में पाइपलाइनों के विस्तार को मुख्यतः 2 वर्गों में डिवाइड करा गया है, जो इस प्रकार है। तेल पाइपलाइन, जिसके अंतर्गत कच्चा तेल पाइपलाइन तथा तेल उत्पादन पाइपलाइन आते हैं। दूसरा है गैस पाइपलाइन, इसमें एलपीजी पाइपलाइन तथा एचबीजे पाइपलाइन शामिल है। भारत में कच्चा तेल, आगे लिखेंगे अब, भारत में कच्चा तेल परिवहन के लिए पूर्वी तथा उत्तरी पूर्वी भारत और पश्चिम भारत में पाइपलाइनें बिछाई गई है, जिसका निम्न विवरण है। पहला विवरण में लिखेंगे, पूर्वी एवं उत्तर पूर्वी भारत में डिगबोई से बरौनी एवं हल्दिया तक, जिसे पारादीप कहा जाता है, यहाँ तक बढ़ाया जाना है। पश्चिम में कंडला से लेकर के अजमेर होते हुए पानीपत तक एवं जामनगर से चाकसू तक, चाकसू से यह पानीपत एवं मथुरा तक 2 भागों में बटा हुआ है। आगे बात करें हम, दक्षिण में विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा एवं हैदराबाद के बीच तक यह है। गुजरात में हजीरा से उत्तर प्रदेश के कबे जगदीशपुर तक यह 1830 किलोमीटर लंबा है। इसे एचबीजे गैस पाइपलाइन भी कहा जाता है। तो दोस्त, ये रहा आपका आज का इकाई 4 का क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लघु उत्तरीय से लेकर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पूरे क्वेश्चन को कवर किए हैं। हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है दोस्त। एक लाइक करके ही आप जाएंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और आपको बता दें कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको अच्छा लगा हो यह वीडियो, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करेंगे। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोशों और जुनून के साथ। आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो। Thanks for watching this video. Best of luck.